हाँ हाँ, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। चलो इधर हेडिंग बनाओ, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ये बातचीत नहीं करो, ध्यान दो बेटा। मैं कह रहा हूँ बातचीत मत करो। हेडिंग बना लिए, कार्यफलन। चलो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले इसको फटाफट समझ लो। इसको एक बार समझ चुकी हो है ना, बस ऐसे देख लो। मान लेना ये कोई धातु है बेटा, क्या है? धातु है, ठीक है। और यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश तरंगे या फिर प्रकाश इस धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं। तो बेटा प्लांक का जो क्वांटम थियरी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है। यानी जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है ये छोटे छोटे पैकेट अथवा बंडल के रूप में हो। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसे। और इन, ध्यान देना, इन पैकेटों अथवा बंडलों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। अच्छा, प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है बेटा वो h न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? h न्यू। ध्यान देना, एक एक फोटॉन की बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है। h होता है प्लांक का सार्वत्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बात समझ में आ रही? इसको 6.63 भी लिख सकते हो, 6 को हटा के उससे पहले वाले में एक जोड़ दो, ये हो गया। अच्छा, न्यू क्या है तो आप बताओगे? ये जो प्रकाश है बेटा, आपतित प्रकाश है, इसकी आवृत्ति क्या है? ये आवृत्ति। चलो समझना। अब यही फोटॉन जब धातु पर गिरते हैं तो धातु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है? कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी एक फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा दे देता है। ध्यान देना, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा दे देगा, अपना अस्तित्व तो समाप्त कर देगा। ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको दे दिया पूरी एनर्जी, तो पूरी एनर्जी दे दिया और ये क्या कर दिया? अपना अस्तित्व तो समाप्त कर दिया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी हो जाएगी तो ये बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो ये जो है कुछ ऊर्जा, ध्यान देना बेटा, कुछ ऊर्जा क्या करेगा? यहाँ से बाहर निकलने में व्यय करेगा। तो जितनी ऊर्जा को वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में व्यय करता है उसी को हम लोग कार्यफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको फाई नॉट से या फिर डब्ल्यू नॉट से लिखते हैं। अच्छा, कुछ ऊर्जा बच गई, मान लो खर्च किया यहाँ तक बाहर निकलने में और बाहर निकला फिर भी ऊर्जा बच गई है, तो उसको किस में चेंज करेगा बेटा? गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा और वो गति का। अगर परिपथ पूरा है तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत डायरेक्शन में प्रकाश धारा बहने लगेगी। उसको प्रकाश विद्युत धारा बोलेंगे ना, तो विद्युत धारा बहने। ये पूरा चीज समझ में आया? अब ध्यान देना, तो आप बोलोगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा, बात समझ में आ रही है, जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, कम से कम ऊर्जा चाहिए। जैसे मान लो इसकी वैल्यू अभी एग्जांपल के लिए मान लेना बेटा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाला प्रकाश इस पर आपतित हुआ, कम ऊर्जा वाला फोटॉन इस पर आपतित हुआ, बात समझ में आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कम से कम उसको इतनी एनर्जी चाहिए ना यहाँ तक बाहर निकलने के लिए। असल में जब बाहर निकलेगा तो परमाणु से टकराएगा, तो उसकी कुछ ऊर्जा व्यय हो जाएगी। तो मान लो इतनी ऊर्जा व्यय होती है तो कम से कम इतना चाहिए तभी वो बाहर निकल पाएगा, और इससे कम ऊर्जा है तो वहीं व्यय करके वहीं रह जाएगा धातु के अंदर। बात समझ आई? तो इससे कम ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। तो एक बाउंड्री हो गया कि नहीं हो गया ऊर्जा का, इसी को कार्यफलन बोलेंगे। अब इसकी परिभाषा लिखो, फिर इसको समझाते हैं। लिखो फटाफट बेटा, लिखो लिखो।
चलो बेटा देखो, वह न्यूनतम ऊर्जा, बराबर लिखो, हेडिंग बाद में बनाना। वह न्यूनतम ऊर्जा बोले बेटा जो किसी धातु के पृष्ठ से, जो किसी धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है। लिख रहे बेटा, मैंने कहा वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, उसे उस धातु का, ये भी लिखो, अभी समझाता हूं इसका मतलब, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, उसे उस धातु का कार्यफलन। यहां तक लिख ले बेटा। ध्यान देना, आप लिखोगे इसमें कुछ चीजें, इसे W0 या I0 से प्रदर्शित करते हैं। फटाफट लिखो, इसे W0 या φ0 से प्रदर्शित करते हैं। लिख ले। हाँ सर तो हट ही जाएंगे बेटा, लिख लिए। चलो ध्यान देना, मैंने परिभाषा में लिखवाया है उसे उस धातु का, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता हो। तो इसी में एक पॉइंट और लिखो बेटा, लिखो यह धातु विशेष के लिए निश्चित, लिखो यह धातु विशेष के लिए निश्चित, लिख लिए, तथा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, तथा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। लिख ले बेटा, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं यहाँ पे बेटा, आप लोग ऐसे लिख लेना। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपसे पूछा जाता है प्रकाश सुग्राही धातु जो सेंसिटिव हो प्रकाश के लिए, बात समझ में आ रही है? यानी बहुत कम एनर्जी से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे। देखो जैसे सीजियम हो गया बेटा, सीजियम के लिए ऐसे एक दो लिख लो। पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, इन सब के लिए बेटा जो W0 होगा यानी कार्यफलन, ध्यान देना, इसके लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए W0 जो होगा 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए बेटा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे होता है। तो देखो बेटा, सबसे कम ऊर्जा किसको दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा? सीजियम। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछता है प्रकाश सुग्राही धातु
मान लो ऑप्शन में आता है ये है तो इसको लगाओ, मान लो इसको हटा दिया तो आप इसको लगाना, इसको हटा दिया तो आप इसको लगाना। अब 3 से ज़्यादा थोड़ा हटाएगा, वैसे देगा नहीं। ये सब लिख लेना। ये है क्या? प्रकाश सुग्राही धातु है बेटा। क्या है? इतना लिख लो, सुग्राही। यानी कि कम एनर्जी पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे। कार्यफलन इतना है, इसका मतलब इतना एनर्जी दो और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उत्सर्जित। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग पढ़ चुके हो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन फिर से बताएंगे क्या होता है। ठीक है, लिख ले यहाँ तक बेटा। चलो अब इसके बाद लिखना इसका SI मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। और इसका व्यवहारिक मात्रक EV। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन दोनों में रिलेशन भी होता है, आप लोग पहले से जानते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये बात समझ में आ रही बेटा? ये तो आप लोग प्रूफ किए थे, याद रखना आता बहुत है। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई? प्रवीण लिख लिए? फटाफट लिखो बेटा। चल आप ध्यान देना बेटा, इसका फार्मूला भी लिख लो, बहुत ध्यान से समझना। अभी आपने कहा जो फोटान धातु के सतह पर आपतित हो। अभी देखो कुछ चीज़ें मैं जैसे फोटान वगैरह बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, आगे हम लोग बढ़िया से लिखेंगे इसके बारे में। और यही सब अभी आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत बता रहे हैं। आगे हम लोग इसका प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। तो जो लेनार्ड, हाल्वेस, बात समझ में आ रही है, ये सब प्रेक्षण प्राप्त किए थे या हर्ट्ज, उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डिटेल में ये सब मिलेगा। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे ये सब, इसको इम्पोर्टेंट लिख लो। ऐसे अलग से लिखने के लिए आता है तो मैं अलग करके आपको लिखवा रहा हूँ ताकि वहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम में लिख ले जाओ। ठीक है, अच्छा जो फोटान आपतित हुआ बेटा, उन सब की ऊर्जा कितनी थी? h। बात समझ में आ रही? ध्यान से समझो इधर, h ऊर्जा थी। अच्छा ऊर्जा निर्भर किस पर कर रही है? यहाँ से देखो तो किसके समानुपाती है? न्यू। आवृत्ति ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा, आवृत्ति कम है तो ऊर्जा। h तो कांस्टेंट है भाई, h क्या है? तो यहाँ से मान लेना कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और आपने ऊर्जा दिया और वो केवल सतह से बाहर निकला, और सतह से बाहर निकला उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो गई। ध्यान से समझना कहानी, सतह से बाहर निकला उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई? इसका मतलब जितना ऊर्जा आपने दिया था वो सब किसके बराबर है? कार्यफलन के। किसके बराबर है बेटा? कार्यफलन के। यानी कि आपने उसको केवल न्यूनतम ऊर्जा ही दिया है कि वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाए, बस, तो इतना हो गया। तो आप अगर इसका फार्मूला लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, W नॉट इज इक्वल टू, E की जगह क्या लिखोगे बेटा? H न्यू। क्या लिखोगे? लेकिन न्यू क्या है? न्यू भी तो अधिक और कम हो रहा है, तो अगर ऊर्जा न्यूनतम है बेटा, ऊर्जा क्या है? न्यूनतम, तो न्यू भी क्या होगा? न्यूनतम। और कौन किसके लिए आप न्यूनतम बता रहे हो? प्रकाश उत्सर्जन के लिए। तो यानी कि ये न्यूनतम आवृत्ति है। ये न्यू क्या है बेटा यहाँ पर इस समय? और कौन सी न्यूनतम आवृत्ति है? कि जिससे प्रकाश सतह से बाहर निकल पा रहा है। अगर इससे कम आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित कराए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर नहीं निकले। तो इसीलिए इसको भी हम लोग नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? और इसको हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। चलो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फार्मूला समझ में आया कहाँ से मेरा? बस आपने क्या किया, इसको इसी के बराबर कर दिया, मान लो उतना ही है, तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के W नॉट बराबर किसके हो गया? H न्यू के। E बराबर कितना है? H न्यू। तो अब एक विशेष आवृत्ति है ना, तो इसको भी आप कोई सिंबल बना लो। तो मैंने नॉट लिख दिया। और कौन सी विशेष आवृत्ति है बताओगे? न्यूनतम आवृत्ति।
अच्छा, किसके लिए न्यूनतम है? जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल सके। अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित हुआ तो इससे कम आवृत्ति का होगा तो W0 भी कम हो जाएगा ना, तो कार्यफलन भी कम हो गया। तब कार्यफलन से भी कम ऊर्जा अगर हो गया तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इसलिए ये फार्मूला आपको ऐसे लिख के रखना है। W0 बराबर क्या होता है बेटा? h न्यू नॉट। और आप बताना कि h न्यू नॉट क्या है। फार्मूला लिखना बेटा और बताना जहां जो h है तो आप बताओगे ये तो प्लांक यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्लांक यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है। तो इसकी कुछ वैल्यू होती होगी, बिल्कुल। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखना बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसका मात्रक बताओ बेटा, आप h का मात्रक बताओ क्या? क्यों? आप ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट जी होता है उसका मात्रक नहीं बताते हो? जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट प्राप्त किए स्मॉल k = 1/4πε0 उसका मात्रक नहीं बताते हो? तो इसका भी बताओ, आसान है। h का मात्रक चाहिए ना, h का मात्रक चाहिए। h को रोक लो, न्यू नॉट को उधर भेज दो, तो आप बताओगे कि W0/न्यू नॉट बराबर h। अब h का जो मात्रक होगा इन दोनों के मात्रक के अनुपात के बराबर होगा। W0 क्या है? एनर्जी। एनर्जी का मात्रक क्या होगा? जूल बटे न्यू नॉट क्या है? आवृत्ति 1/सेकंड, क्योंकि आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है तो 1/सेकंड लिखोगे। ठीक है, सेकंड का ऊपर गुणा हो जाएगा तो बताओगे जूल सेकंड। ठीक है ना? तो लिखना, अच्छा यहीं पर लिख लो, लिखोगे जूल सेकंड। हाँ बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ रखा ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, याद रखना। आज जाके देखना आप कितनी बार पूछा गया, बहुत बार है, तो बहुत आसान, लेकिन पूछा बहुत बार गया है। और कन्फ्यूजन कहाँ होती है बेटा, ये भी जानिए आप, 10⁻⁻34 है कि +34, सबसे पहला कन्फ्यूजन, और दोनों आपके ऑप्शन में रहेगा। दूसरा कन्फ्यूजन बेटा, जूल प्रति सेकंड है कि जूल सेकंड है, क्योंकि जनरली आप लोग के दिमाग में ही रहता है जूल पर सेकंड। अभी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, 2-4-10 दिन बाद पूछूंगा, फिर आप बताओगे जूल पर सेकंड क्या आ जाएगा, और वो सही रहेगा, क्योंकि बिल्कुल न्यू नॉट उधर जाएगा ना, तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल, और इसका आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। वो चीज़ क्यों सोच रहे हो जो आप पहले से जानते हो सही है। जहां मैं बता रहा हूँ वहां फोकस करो, गलती आपसे यहाँ होगी कि जूल प्रति सेकंड है कि जूल सेकंड। तो आप कार्यफलन का फार्मूला याद रहेगा ना, यहाँ से तो आसानी से निकाल सकते हो, और वैसे भी याद रखो जूल सेकंड। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया। अब न्यू नॉट क्या है, तो आप बताओ कि ये जो है वो देहली आवृत्ति है। क्या है बेटा? इसको ऐसे लिख लो, फिर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिखो, आगे चले बेटा। अब यही पढ़ना है आपको, ये हेडिंग बनाओ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी को बेटा बोलते हैं कट ऑफ। हेडिंग बनाओ फटाफट। इसको आप लिख सकते हो देहली या फिर संस्तक। ध्यान देना बेटा, बातचीत नहीं,
जो संस्तब्ध है, कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब एक बाउंड्री होता है ना, अंत, यहीं तक, जैसे बोलते नहीं कट ऑफ इतना गया, मतलब यहीं तक लिया जाएगा, तो बाउंड्री हो गई। तो ऐसे इसका भी मतलब है, क्लियर, कि कौन सी बाउंड्री होगी जहाँ तक अगर आवृत्ति हो और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, न्यूनतम, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए संस्तब्ध को एक हिंदी में और शब्द से बुलाते हैं अंतक। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा, तो इसलिए पहले मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कट ऑफ का मतलब अंतक, बात समझ में आ रही है। तो संस्तब्ध यहीं पर लिख भी सकते हो, संस्तब्ध को आप क्या लिख सकते हो बेटा, और है क्या, आवृत्ति। लिख लिया बेटा, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, बोले। परिभाषा वही चीज अभी यहाँ समझ चुके हो, बात समझ में आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, लिखो लिखो, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से, जिससे धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। लिख ले बेटा, जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसे उस धातु का, ऐसा लिखना, उसे उस धातु का देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। लिख ले बेटा। अब उसे उस धातु का लिखवाने का मतलब ये भी, एक धातु के लिए क्या होता होगा, फिक्स, और अलग अलग धातु के लिए तो लिखवाने की जरूरत नहीं इसमें। उस धातु का वहाँ हाईलाइट करके रखोगे तो अपने आप जान जाओगे। यहाँ पे समझ लेना बेटा, वही चीज लिखा हुआ है सेम। अब चूंकि ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, बात समझ में आ रही है। तो अगर आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति तक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अगर उससे कम आवृत्ति रखेंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे कम अगर आवृत्ति कर दिए तो ऊर्जा कम हो जाएगी कार्यफलन से, और अगर कार्यफलन से कम ऊर्जा हो गई तब इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ निकल पाएगा, क्योंकि बाहर निकलने तक का जो ऊर्जा होता है वही कार्यफलन होता है, वो उसी में रह जाएगा। तो परिभाषा तो समझ में आ गई होगी, मैं चाहता हूँ याद भी रहे और समझ में भी आए। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर आप लिख देना, इसे न्यू नॉट से, न्यू जीरो या न्यू नॉट बोल सकते हो, है ना, से प्रदर्शित करते हैं। देखो फटाफट, न्यू नॉट या न्यू जीरो से प्रदर्शित। फार्मूला देखना बेटा, हम सभी जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, पहले ही पढ़ चुके हो, बात समझ में आ रही है। यह आवृत्ति है, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये तरंग दैर्ध्य है, बात समझ में आ रही है, आप पढ़ चुके हो। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर लिखें न्यू नॉट इज इक्वल टू, तो सी बाई यहाँ पर लैम्डा नॉट, क्योंकि ये विशेष आवृत्ति है ना, एक बाउंड्री वाली आवृत्ति है, तो ये भी एक बाउंड्री वाला तरंग दैर्ध्य होगा। अब ध्यान ये देना है आपको, सी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है न्यू निर्भर किस पर करता है, लैम्डा पर, और व्युत्क्रम संबंध है। इसका मतलब ये है कि अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो आवृत्ति कम, और अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति ज़्यादा। तो आपने तो वहाँ पे डिसाइड किया है न्यूनतम आवृत्ति, क्या कहा, क्योंकि आवृत्ति किस पर, आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है ऊर्जा। अब उससे कम आवृत्ति होगी तो ऊर्जा कम हो जाएगी, तो आपने डिसाइड कर दिया कि न्यूनतम आवृत्ति, ये क्या है बेटा, न्यूनतम आवृत्ति। अगर इससे कम आवृत्ति हुई तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे क्योंकि ऊर्जा कम हो जाएगा। तो बताओगे ये अधिकतम होगा, ये क्या है बेटा, न्यूनतम है ना,
ये न्यूनतम होने का मतलब ये क्या हुआ, अधिकतम। अब अगर आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इससे ज्यादा हो गया तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, क्योंकि अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा हुआ तो आवृत्ति अपने आप कम हो जाएगा, और अगर आवृत्ति इससे भी कम हो गया, बात समझ में आ रही है, तो देहली क्या नाम है आवृत्ति से, तो ऊर्जा कम हो जाएगी, और अगर ऊर्जा कम हुआ, कार्यफलन से भी कम हुआ, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। कुल मिलाकर आप इतना बोल सकते हो ना, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे किसी धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। अगर उससे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आपतित कराए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप बताओगे लैम्ब्डा नॉट को हम लोग बोल देंगे देहली तरंगदैर्घ्य। बस आपको याद ये रखना है बेटा कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में व्युत्क्रम का संबंध होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। न्यू नॉट क्या था वो तो आपने पहले पढ़ लिया। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आप जानते हो, इतने छोटे तो नहीं हो। लैम्ब्डा नॉट मैंने बता दिया, देहली तरंगदैर्घ्य, तो अब यही आपको आगे पढ़ना है। क्लियर है? तो इसको आप लिख लो और उसके बाद वही हेडिंग बना दो। थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पर आप लिखना बेटा देहली या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कट ऑफ को संस्तब्ध, और संस्तब्ध का मतलब क्या हुआ, अंतक, है ना। चलो, संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य। आपको कट ऑफ से मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हेडिंग बनाओ, बोले चलो जल्दी लिखो, लिखो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से, जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उत्सर्जित करा सके, तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उसे उस धातु का देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उसे उस धातु का देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। लिख ले बेटा, और बता देना कि इसे लैम्ब्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा नॉट से अच्छा, मात्रक में इन सब की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब आप पहले से जानते हो। लिख ले बेटा, याद रखना जो आपने अभी प्लांक कांस्टेंट एच पढ़ा है, उसका मात्रक, उसका आंकिक मान, उसका विमीय सूत्र, ये सब आपको आना चाहिए। ये सब पूछा जाता है क्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है तो आसान, लेकिन नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 1 नंबर चला जाएगा, और बहुत आसान है ना।
बिल्कुल भी नहीं। अब मैं विमेय सूत्र निकालूंगा तो तुम करोगे क्या? और वो भी फर्स्ट ईयर पढ़े। निकालो, दिक्कत होगी मैं बताऊंगा। मुझे थोड़ा एग्जाम देना है, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। चलो ध्यान देना बेटा, यहाँ तक लिख ले। अरे इसका भी फार्मूला लिख सकते हो यहीं से। चलो देखो, इधर देखना बेटा, लेमडा नॉट को इधर ले आओ, न्यू नॉट को उधर भेज दो। तो इसलिए आप बोल सकते हो लेमडा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। इसीलिए आप इसको शॉर्ट में यह भी बोल सकते हो, देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उसके संगत जो तरंगदैर्घ्य होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? देहली तरंगदैर्घ्य। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बताया है कि इसका अधिकतम मान होता है। अगर इससे ज्यादा अगर मान लिए तो आवृत्ति कम हो जाएगा, आवृत्ति कम हुआ तो ऊर्जा कम हो जाएगी कार्यफलन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। क्यों इसको बोलते हैं, इसलिए ऐसे समझाया गया। तो ये बात समझ में आ गई बेटा। एक टॉपिक और देखो फटाफट। स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। नहीं बातचीत मत करो बेटा, फटाफट लिखो। स्टॉपिंग निरोधी, कट ऑफ का मतलब बेटा संस्तृत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? अंतक, विभव। लिख ले बेटा। चलो ध्यान से समझना, इसको निरोधी क्यों बोलते हैं, स्टॉपिंग क्यों बोलते हैं? ये एक विभव है बेटा, और ऋणात्मक विभव जिसको मंदक विभव बोलते हैं। मंदक क्यों बोलेंगे? अभी प्रकाश धारा का मान धीरे धीरे कम करेगा। बात समझ में आ रही है? हम लोग जब प्रायोगिक अध्ययन करेंगे आगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर समझाऊंगा क्योंकि अलग से लिखने के लिए भी आता है, तो कैसे लिखोगे उसको समझा रहा हूँ। फटाफट देखना बेटा, अंतक विभव क्यों बोलते हैं? देखो एक निर्वातित नलिका होती है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसके बीच में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एक धातु का प्लेट होता है, यहाँ पर एक धातु का प्लेट होता है। और बातचीत नहीं करो। चलो यहाँ पर एक विंडो होती है बेटा, ऐसे खिड़की होती है, क्वार्टर्स की एक विंडो होती है, और यहाँ पर कोई लाइट सोर्स होगा जहाँ से प्रकाश इस धातु की प्लेट पर आकर गिरेगा। बात समझ में आ रही? अब सपोज करना यहाँ पर अभी आप कोई सेल लगा के रखे हो, ये प्लस है ये माइनस, ऐसे आपने जोड़ के रखा है। ध्यान से समझो, अभी यहाँ पर वोल्टेज 0 है, सपोज करो केवल वायर ही लगा है, क्लियर है ना? और अगर यहाँ अमीटर लगाओगे धारा देखने के लिए कि धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है? अमीटर। चलो बेटा ध्यान से समझना, तो प्रकाश किरणें यहाँ पर गिरेंगी, ठीक है? अब अगर उसकी जो ऊर्जा है कार्यफलन से ज़्यादा है या कार्यफलन के बराबर है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे, बिल्कुल उत्सर्जित होंगे। अच्छा, उत्सर्जित होंगे। और इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जिनके पास गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो, जिनके पास मान लो कार्यफलन से ज़्यादा ऊर्जा थी, तो कार्यफलन तो इस प्लेट से, जो P1 प्लेट है बेटा, और इसको बोलते हैं P2 प्लेट। ध्यान से समझो, ये P1 प्लेट है और वो P2 प्लेट। तो मान लो यहाँ पर प्रकाश आपतित हुआ और कुछ इलेक्ट्रॉन को मिला, और उस इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा मिला है वो उसके कार्यफलन से ज़्यादा है, तब तो वो पहली बात बाहर निकलेगा और बची हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलेगा, और उसके बाद प्लेट 2 की ओर बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा अगर उसके पास है तो बढ़ेगा, और अगर यहाँ पहुँच गया
तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होने लगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो इधर से जाएगा, बात समझ में आ रही है? मान लो अभी के लिए अभी इसको बदल दिया जाएगा, ध्यान देना। चलो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आया है तो प्रकाश धारा ऊपर की ओर जाएगी विपरीत डायरेक्शन में। अब समझिए बेटा, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करें, मान लेना विभव V है, क्या है बेटा, तो इसको पॉजिटिव विभव दोगे और इसको नेगेटिव। ये देखो प्लस से जुड़ा हुआ है और ये तो धनात्मक विभव पर है और P1 क्या है, ऋणात्मक विभव पर। इस समय एक काम और होगा, मान लो किसी के पास कम एनर्जी है, किसी इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी है, तो एक प्लस वाला क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, उसकी एनर्जी क्या करेगा, बढ़ा देगा। ऐसे एक आकर्षण बल लगेगा क्योंकि ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर विभव का मान बढ़ाओगे तो ये जो प्लस विभव है ये ज़्यादा होगा, वोल्टेज का मान यहाँ से बढ़ाओगे तो जो धनात्मक विभव है P2 पर उसका मान ज़्यादा होगा, तो जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर चल ही नहीं पा रहे, उनको भी खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ये सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब मान लो बेटा इसको हम लोग उल्टा जोड़ दें, क्या कर दें, इसको माइनस कर दें और इसको, तो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल पर हो गया और ये, यानी यहाँ पर जो विभव होगा बेटा वो ऋणात्मक विभव होगा। क्या होगा, ऋणात्मक विभव, ध्यान से समझना। और इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं और इसको हम लोग बेटा एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या फिर कैथोड को ही हम लोग उत्सर्जक बोलते हैं, इमिटर, क्योंकि ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है P1 प्लेट, और जो P2 प्लेट है बेटा ये संग्राहक है, ये संग्रहित कर रहा है ना, कलेक्टर है। बात समझ में आई? इसके जो नाम थे मैंने बता दिए। आप ध्यान देना, कहने में ऐसा नहीं होगी। एनोड जो है इस समय कैथोड के सापेक्ष ऋण है, ऋण विभव है, और उसका विभव कैसा है, धन विभव। ऋण वाला क्या करेगा, इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्या बल लगाएगा बेटा, मान लो विभव 0 है तब तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपने विभव यहाँ पर जो वोल्टेज लगाए हो, जो सोर्स है यहाँ पर, उसका मान बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो जब बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो प्रतिकर्षण बल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को, कुछ इलेक्ट्रॉनों को जिनकी एनर्जी कम है उनको रोक देगा। अब जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है, ध्यान से समझना, यहीं से अभी एक फार्मूला आएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का। जिनकी एनर्जी मान लो ज़्यादा है उनको नहीं रोक पाएगा ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो आपने वोल्टेज का सोर्स लगा के रखा उसका वोल्टेज और बढ़ा दो, तो यहाँ पर जो विभव होगा, ऋण विभव, उसका मान क्या होगा, और ज़्यादा हो जाएगा, तो और ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, यानी जिनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो भी रुकने लगेंगे। अब यहाँ से एक सीरीज आपको समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम इस ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाते जाएंगे, ध्यान देना बेटा, इस ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी रुकते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी ना प्रवाहित। तो जब प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे मान लो पहले 100 इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे, अब विभव, ऋणात्मक विभव का मान बढ़ा दिए, अब मान लो 75 और बढ़ाए, 50 और बढ़ाए, 25 इलेक्ट्रॉन अभी जा रहे हैं, तो जब धारा का मान धीरे धीरे घटता ही तो जाएगा, क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब एक समय ऐसा आएगा कि आपने इतना बढ़ा दिया कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रुक गए, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, रुक गए। और अगर ऐसा हुआ तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, क्योंकि अब कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, तो जिस विभव पर, जिस ऋणात्मक विभव पर बेटा ध्यान देना, जिस ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हुआ है ना, उसी ऋणात्मक विभव को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग इसलिए बोलते हैं, निरोधी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने सभी के सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रोक दिया। ये बात समझ में, ऐसे पढ़ रहे हो तो नहीं बोलोगे, नहीं तो अभी लिखवा देते तो उड़ जाता। और दूसरी चीज समझना, इसी को हम लोग ऋणात्मक विभव को मंदक विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इसका मान आप बढ़ाते गए वैसे वैसे धारा का मान कम होता गया, तो धारा में मंदन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ओके। और एक समय ऐसा आया जब उसको इसने क्या कर दिया, जीरो।
एक कॉन्सेप्ट और बढ़िया से समझना इसी में, इसको अधिकतम बोले कि न्यूनतम बोले ये समझना। मान लो बेटा विभव का मान अभी v है, कितना है वहां पर v मान के रखा है v डैश, ऋणात्मक विभव क्या है बेटा v डैश। अगर अब इससे ज्यादा विभव बढ़ा देंगे और ज्यादा विभव बढ़ाएंगे तो क्या धारा के मान में कोई परिवर्तन होगा? जीरो ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? सपोज करो एग्जांपल के लिए इसका मान अभी 10 वोल्ट है, कितना है बेटा 10 वोल्ट पे आके रुक गया, कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो रहा, धारा का मान शून्य हो गया। अच्छा 9 वोल्ट अगर करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा, 10 वोल्ट कर दिए तो धारा प्रवाहित, 10 से 11 करोगे तो भी नहीं होगा, 12 करोगे 14 करोगे, यानी कि बाउंड्री पे कौन है? तो बताओगे वह अधिकतम, क्या बताओगे? वह अधिकतम विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया? अच्छा अगर न्यूनतम बोले हम, ध्यान से समझना, दोनों चीज समझो, यहाँ अधिकतम न्यूनतम में दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। अगर हम न्यूनतम बोले वह न्यूनतम विभव यानी कम से कम विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जा रहा है, यानी कि इतना विभव कम से कम आपको देना है, क्लियर है? तो शून्य हो जाएगा। अगर इससे हम कम कर दें तो शून्य होगा? नहीं होगा, लेकिन ज्यादा करेंगे तो शून्य रहेगा। तो अधिकतम में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संस्तब्ध या फिर निरोधी विभव बोलेंगे। परिभाषा लिखो, अभी सब समझ में आएगा। लिखो लिखो, एनोड का, ये एनोड है ना, तो लिखो बेटा एनोड का वह न्यूनतम, एनोड का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, लिख ले बेटा वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव। अच्छा ऋणात्मक विभव को बोलते क्या है? मंदक विभव, तो ब्रैकेट में लिख लो। अच्छा इस धनात्मक विभव को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? त्वरक विभव। ये वाला देते थे तो धारा का मान बढ़ता था, बात समझ में आ रही है? आगे आप लिखोगे, लेकिन अभी क्या लिखे ये बताओ। एनोड का क्या लिखे बेटा? एनोड का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, लिख ले बेटा, निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। लिख ले बेटा, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। लिख ले बेटा, लिख ले। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे कहा जाए जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालो, आराम से बता सकते हो, अधिकतम ही निकाल पाओगे। यहाँ से समझना कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं प्लेट से वो भिन्न भिन्न ऊर्जा के होते हैं। ये नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा होगा वो बराबर होगा, सबका नहीं बराबर होता। बात समझ में आ रही है? आगे हम लोग प्रयोग में समझेंगे बढ़िया से। तो इसका मतलब ये हुआ किसी का कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले ही रुक जाएगा, अधिक ऊर्जा वाला है वो बाद में रुकेगा। सबसे अधिकतम ऊर्जा जिसकी है उसको कौन रोकेगा? B0। कौन रोकेगा बेटा? तो जब B0 विभव अप्लाई करते हो तब सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसकी है वो भी रुक जाता है। यानी कि इससे आप मेजर कर सकते हो इसका K मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो, चूंकि V0 पर या फिर निरोधी विभव
निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा उसको लिखोगे के मैक्स। क्या लिखोगे बेटा? और आप बताओगे, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हो W/Q = B। बात समझ में आ रही है? यहाँ से W = Q × B हो जाएगा। बता सकते हो ना? आप ध्यान देना, यहाँ पर गतिज ऊर्जा W की जगह आपने क्या लिख दिया? K मैक्स। अगर आवेशित कण वहां पर गति करने के लिए स्वतंत्र है तो ऐसा लिखते थे ना। ओके, गतिज ऊर्जा W की जगह गतिज ऊर्जा लिख देते थे, K मैक्स हो गया बराबर। अच्छा, किसकी गतिज ऊर्जा निकाल रहे हो? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखोगे, कितना होता है? E। कितना होता है बेटा? E। अच्छा, ध्यान देना, कितने विभवांतर पर वह त्वरित रहा होगा? अरे भाई, जितने विभवांतर से आपने रोक दिया, जितने विभव से आपने क्या किया? रोक दिया। कितने विभव से आपने रोका? B0 से। तो यहाँ B की जगह आप B0 लिख सकते हो कि नहीं? हाँ, इस फार्मूले को बहुत हल्के में मत लेना। अभी यही फार्मूला यूज करके आप आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण प्राप्त करो। क्लियर है ना? तो K मैक्स बराबर E × B0। अगर जरूरत पड़ी बेटा, ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी लगाओगे, जरूरत पड़ी तो K मैक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? K मैक्स है क्या? अधिकतम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला ½ mv²। तो K मैक्स होने का मतलब वेग क्या है? मैक्स। ये रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये फार्मूला आपने। आप बताओ बेटा, ध्यान से समझना एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा है निरोधी या संस्तब्ध विभव में कि वह एनोड का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव। बात समझ में आ रही? कैसा विभव होगा? ऋणात्मक विभव को ही मंदक विभव बोलते हैं। तो एनोड का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 है, उसको निरोधी विभव कहते हैं। B0 से लिखते हैं। अब चूंकि ये करता क्या है? अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रोक देता है। तो इसकी सहायता से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो तीनों कंडीशन जो आप पढ़े हो उसमें अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो आप बता सकते हो। नहीं, कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। लिखोगे यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा E कामा करके आवृत्ति न्यू और तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो। क्या हो बेटा? तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जब, कब उत्सर्जित होंगे बेटा? तो ध्यान देना, आप बताओगे जब एनर्जी जो है
वो ज़्यादा हो, किससे बेटा? कार्यफलन से, या फिर उसके बराबर। आपतित प्रकाश की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कार्यफलन से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। अच्छा, आवृत्ति की बात करते हैं। जो आवृत्ति है बेटा, ये देहली आवृत्ति न्यू नॉट से ज़्यादा हो, बात समझ में आ रही है, या फिर उसके बराबर, क्योंकि इसी पर कौन निर्भर है? ऊर्जा। तीसरी चीज, जो लैम्डा है बेटा, वो या तो छोटा हो, किससे? लैम्डा नॉट से कम हो, और या फिर उसके बराबर। कम होगा तो आवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही? यही तीनों चीज, यही शर्त है बेटा। किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए यही शर्त है। अगर ये शर्त फॉलो हो रहा है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? उत्सर्जित। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन ये रहता है बेटा कि क्या अभी तो सर हम लोग धातु से पढ़े हैं, कहीं भी लिखवाए हैं धातु के लिए लिखवाए हैं, तो क्या अगर हम लोग धातु ना देखें, अधातु है कोई, वहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकते हैं? बिल्कुल। अगर ये शर्त पूरा हो रहा है, बात समझ में आ रही है, तो वहां से भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। बात समझ में आई? तो बस आज के लिए इतना ही जाओ।